मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। जाओ ना, स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया, ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा।
इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल को निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपने घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है। अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है। अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल के ओर दौड़ता है और महल के कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है।
मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुंचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान ली और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु की कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। या बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसला कर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे ये कैसा गन्ने का रस है,
मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा, कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे।
लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है। मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना तो। सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता। वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो। बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी। तू चिंता मत कर, तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे।